1959 में फिल्म पैगाम की शूटिंग चल रही थी। दो दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार और राजकुमार एक साथ काम कर रहे थे। एक सीन को लेकर राजकुमार को परेशानी थी। उनका कहना था कि सीन में दिलीप कुमार को उनके मुकाबले ज्यादा अहमियत दी गई है। राजकुमार ने फिल्म के राइटर रामानंद सागर को स्क्रिप्ट बदलने की सलाह दी। रामानंद सागर अड़ गए, स्क्रिप्ट नहीं बदली। इस फिल्म के बाद राजकुमार और दिलीप कुमार ने 30 साल तक साथ काम नहीं किया। कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। दिलीप कुमार नरम दिल इंसान थे, लेकिन राजकुमार को राजी करना मुमकिन नहीं था। इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया सुभाष घई ने। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है। सुभाष घई को अपनी आने वाली फिल्म के हीरो के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। वो ऑडिशन ले रहे थे। सैकड़ों लोगों को घई ने रिजेक्ट किया। इस बीच बम्बईया हिंदी बोलने वाला बेहद सामान्य और लंबा छरहरा लड़का ऑडिशन के लिए उनके पास आया। घई ने उस नौजवान से पूछा, आपको सिंगिंग आती है? उसने कहा नहीं। फिर पूछा, डांस? उसने कहा नहीं। एक्टिंग करते हो? उसका भी जवाब ना में मिला। सुभाष घई ने कहा कि जब कुछ नहीं आता तो फिल्म में काम मांगने क्यों आए हो? तो नौजवान ने जवाब दिया कि साहब, मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्यों आया। मेरे दोस्त ने कहा कि चलो वहां जाते हैं, काम मांगते हैं, तो मैं आ गया। 3 बातें पूछी जैकी से जी। मैं बोला, आपको गाना आता है? कहते नहीं। डांस आता है? नहीं। एक्टिंग आती है? नहीं। इस साफ दिल और भोले भाले शख्स का अंदाज सुभाष घई को इतना पसंद आया कि उन्होंने कह दिया कि जाओ तैयारी करो, मेरे आने वाली फिल्म के हीरो तुम होंगे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जैकी श्रॉफ थे। मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, पर प्रेम जो घई की फिल्म हीरो के लीड एक्टर के तौर पर सिलेक्ट हुए थे। ये कोई और नहीं कर सकता था जो सुभाष घई ने किया। 17 times I failed। मतलब कि जब जन्म हुआ उसका एक अपना फेलियर था, बड़ा हुआ उसका अपना फेलियर था। सूरज लाख जले हर शाम को, लेकिन ढलता है। एक बच्चा जिसे ठीक से माँ बाप का प्यार और परवरिश नसीब नहीं हुई, जो जिंदगी की बाजी 17 बार हारा, लेकिन 17 बार फेल होने वाला ये शख्स बन गया शोमैन ऑफ द मिलेनियम, सुभाष घई। नमस्कार, प्रणाम, आभार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल बिहाइंड द कैमरा विद आरजे कंगना, और बात हो रही है जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुभाष घई की। इस पेशकश में देखेंगे कि बार बार नाकामी की चोट खाने वाला एक फ्लॉप एक्टर कैसे बन गया हिंदी सिनेमा का शोमैन। जानेंगे कि धर्मेंद्र ने क्यों कर दी थी सुभाष घई की पिटाई, और बताएंगे कि वो कौन सी फिल्म थी जिसके लिए सुभाष घई ने 3000 लड़कियों को रिजेक्ट किया। साथ ही जानेंगे वो ईगो क्लैश की कहानी जिसके बाद सुभाष घई और अमिताभ ने कभी किसी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। सुभाष घई एक वक्त कामयाबी की गारंटी समझे जाते थे और हिंदी सिनेमा के चंद सबसे काबिल डायरेक्टर्स में से एक हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक बार घई को सलमान खान के हाथों भी पिटना पड़ा था? क्या आप भरोसा करेंगे कि राम लखन जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म सुभाष घई ने बिना किसी मुकम्मल स्क्रिप्ट के बना डाली? और क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली बार सुभाष घई ने माधुरी दीक्षित से क्यों साइन कराया था नो प्रेगनेंसी एग्रीमेंट? इन सारी बातों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कैसा रहा घई का बचपन और क्या थी उनके फिल्मों में आने की कहानी। तुमने कभी किसी से प्यार किया? कभी किसी को दिल दिया? सुभाष घई का जन्म 24 जनवरी 1945 को अपने ननिहाल नागपुर में हुआ था। इनके नाना नागपुर में ही वकील थे। घई का ताल्लुक एक पंजाबी परिवार से है। इनके पूर्वज पाकिस्तान के झेलम इलाके में रहते थे। आजादी के बाद हुए बंटवारे के बाद घई का परिवार दिल्ली आ गया। इनके पिता डेंटिस्ट थे और चांदनी चौक इलाके में अपना क्लिनिक चलाते थे। इनकी माँ और पिता में बनती नहीं थी, इसलिए सुभाष घई की शुरुआती पढ़ाई नागपुर में ही हुई। जब इनकी उम्र करीब 8 साल हुई तो वो माँ के साथ दिल्ली आ गए, जहाँ उनका दाखिला सनातन धर्म हायर सेकेंडरी स्कूल में करा दिया गया। 10 साल की उम्र में इनके माँ बाप का तलाक हो गया और पिता ने दूसरी शादी कर ली। सुभाष घई, उनका एक भाई और छोटी बहन पिता के साथ दिल्ली में ही रहे, जबकि माँ नागपुर चली गईं। कच्ची उम्र में माँ बाप के अलगाव और सौतेली माँ के व्यवहार ने घई को किताबों में दिलचस्पी लेने के लिए मजबूर किया। उनका ज्यादातर समय अब कहानी और उपन्यास पढ़ने में बीतने लगा। पिता से इनकी ज्यादा बात नहीं होती थी। चिट्ठियों के जरिए कभी कभी नागपुर अपनी माँ से संपर्क कर लेते थे। सुभाष घई का बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था।
कम उम्र में ही वो अपने छोटे भाई बहन का पिता की तरह ख्याल रखते थे। किताबों की दुनिया और नादान उम्र के अकेलेपन ने सुभाष घई के सोच के दायरे को वहां ले जाकर छोड़ा जहां अपने पराये नहीं बल्कि कुछ था तो बस किताबों और निजी जिंदगी से मिले सबक। बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने। 12वीं के बाद सुभाष घई कॉमर्स में ग्रेजुएशन के लिए हरियाणा के रोहतक चले गए और वहीं हॉस्टल में रहते थे। यहीं पढ़ते हुए उन्होंने फिल्मों में जाने की सोची। अपनी दूसरी मां की बेरुखी से बचने के लिए सुभाष घई गर्मी की छुट्टियों में भी 2 महीने अकेले हॉस्टल में रहते थे। ये 2 महीने में वो अपने लोकल दोस्तों के साथ ड्रामा, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर और एक्टिंग में बिताते थे। आगे चलकर एक्टिंग और ड्रामा में दिलचस्पी इतनी बढ़ी तो इसी को अपना कैरियर बनाने की सोच ली। ग्रेजुएशन करने के बाद वो दिल्ली आए तो इनके पिताजी ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में ट्रेनिंग लेने को कहा, जबकि सुभाष घई बंबई जाकर हिंदी सिनेमा में काम करना चाहते थे। जब घई ने अपने फैसले की जानकारी पिता को दी तो उन्होंने उनका दाखिला पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में करा दिया, जहां इनकी मुलाकात फिल्मी दुनिया के कई बड़े लोगों से हुई। इसी में से एक थे ऋत्विक घटक, जिनसे सुभाष घई ने काफी कुछ सीखा और जाना। FTII से पास होने के बाद सुभाष घई बंबई पहुंचे। काम की तलाश में सबसे पहले वो गुरुदत्त फिल्म्स के स्टूडियो पहुंचे, जहां गार्ड ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। वो मायूस होकर काफी देर तक वहां खड़े रहे। इसके बाद तो संघर्ष का जो दौर शुरू हुआ वो काफी लंबा चला। क्योंकि वो आउटसाइडर थे और कोई उन्हें जानता नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुभाष घई ने सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़नी शुरू की, जैसे डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इन बुक्स में दी गई टेक्निक्स की मदद से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश की। इसी दौरान उन्हें यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट का पता चला और उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। 5000 कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट हुए। इनमें से एक राजेश खन्ना, दूसरे धीरज कुमार और तीसरे सुभाष घई थे। सेलेक्ट होने के तुरंत बाद राजेश खन्ना को चेतन आनंद की फिल्म में लीड रोल मिल गया, जबकि सुभाष घई को 1 साल बाद काम मिला था। हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को झुका। हिंदी सिनेमा में उनकी किस्मत का ताला खुला 1967 में आई फिल्म तकदीर से। इसमें उन्हें एक छोटा सा रोल मिला था। इसके बाद उन्होंने 1969 में फिल्म आराधना और भारत के शहीद में भी एक्टिंग की थी। 1970 में आई फिल्म उमंग और गुमराह में सुभाष घई को मेन लीड में एक्टिंग करने का मौका मिला। लेकिन एक्टर के तौर पर वो ज्यादा गौर नहीं किए गए। एक्टिंग में खास कामयाबी ना मिलता देख उन्होंने फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने का काम शुरू कर दिया। उनकी लिखी पहली ही स्क्रिप्ट डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को पसंद आ गई और उन्होंने इसे खरीद लिया। इसके बाद घई ने 4 और फिल्मों की कहानी लिखी, जिस पर फिल्में बनी। उनकी लिखी छठी कहानी थी फिल्म काली चरण की। बतौर सुभाष घई जब काली चरण की स्क्रिप्ट वो फिल्म के प्रोड्यूसर NN सिप्पी को सुना रहे थे, तब सिप्पी ने उनसे कहा कि आप खुद क्यों नहीं इस फिल्म का डायरेक्शन करते। जबकि ये भी कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा के कहने पर घई को इस फिल्म के निर्देशन का मौका मिला था। बिना किसी तजुर्बे के सुभाष घई ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और 1976 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सुपरहिट साबित हुई। 1978 में सुभाष घई ने एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर विश्वनाथ बनाई। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी सुपरहिट रही। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा का बोला गया ये डायलॉग आज भी याद किया जाता है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद। 1980 में आई फिल्म कर्ज सुभाष घई के करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस तरह एक फिल्म राइटर और डायरेक्टर के तौर पर एक के बाद एक मिलती गई कामयाबी से सुभाष घई हिट की गारंटी बन गए। 1982 में आई फिल्म विधाता सुभाष घई के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। इस फिल्म के जरिए सुभाष घई ने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, संजीव कुमार और संजय दत्त जैसे मल्टी स्टार्स को एक साथ कास्ट किया। फिल्म ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए।
साल 1982 में सुभाष घई ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स की स्थापना की थी, जिसके बैनर तले उन्होंने 1983 में प्रदर्शित फिल्म हीरो को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया। इस फिल्म के जरिए सुभाष घई ने फिल्म इंडस्ट्री को जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री के रूप में नया सुपरस्टार दिया। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते नहीं। 1986 में सुभाष घई ने दिलीप कुमार को लेकर अपनी मल्टी स्टारर फिल्म कर्मा का निर्माण किया। इस फिल्म के जरिए सुभाष घई ने देशभक्ति का जोश भरा था। दे दिया है जो भी देंगे ऐ वतन। इसके बाद 1989 में उनकी फिल्म राम लखन आई, जिसे सुभाष घई के करियर की सुपरहिट फिल्मों में शामिल किया जाता है। घई ने इस फिल्म को बिना किसी प्रॉपर स्क्रिप्ट के बनाया था। इसकी भी एक कहानी है। दरअसल उन्होंने जल्दबाजी में राम लखन बनाना शुरू कर दिया था। सुभाष घई के अनुसार उनके पास राम लखन के लिए आइडिया तो था, लेकिन मुकम्मल कहानी नहीं थी। शूटिंग शुरू करने के बाद ही उन्होंने स्टोरी को डेवलप और इम्प्रूव किया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वर्ष 1991 में सुभाष घई ने दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सौदागर का निर्माण किया, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार 30 साल बाद एक साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म के जरिए सुभाष घई ने मनीषा कोइराला और विवेक मुश्रान को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। इस फिल्म के लिए सुभाष घई को सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू जब 1993 में आई खलनायक फिल्म तो सभी को याद है, जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ लीड रोल में थे। इस फिल्म के दौरान संजय और माधुरी रिलेशनशिप में भी थे। दोनों की बढ़ती नजदीकियों से घई को लगा कि कहीं दोनों शादी ना कर लें और माधुरी के प्रेग्नेंट होने से उनकी फिल्म अधर में लटक सकती थी। इसी के चलते घई उस दौर के पहले ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने माधुरी दीक्षित से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया, जिसके तहत माधुरी के सामने फिल्म की मेकिंग के दौरान शादी या प्रेग्नेंट ना होने की शर्त रखी गई थी। खैर, ये फिल्म बनकर पूरी हुई और खूब पसंद की गई। इसके गाने खूब हिट हुए थे। मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को। 1997 में सुभाष घई ने परदेस मूवी का डायरेक्शन किया। इसमें शाहरुख खान, न्यू कमर महिमा चौधरी और अपूर्व अग्निहोत्री लीड रोल में थे। परदेस फिल्म को लेकर यहाँ आपको एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। जब इस फिल्म की लीड हीरोइन की तलाश में सुभाष घई ने 3000 लड़कियों को रिजेक्ट किया था। हर बार लड़की में कोई ना कोई कमी ढूंढ ही निकालते। आखिर में उन्हें महिमा चौधरी मिली, लेकिन इस बार उन्हें नाम को लेकर परेशानी हो गई। फिल्म में कास्ट करने के लिए उन्होंने महिमा का नाम ही बदल दिया। दरअसल महिमा चौधरी का असली नाम रितु चौधरी था, क्योंकि सुभाष घई एम को अपने लिए लकी वर्ड मानते हैं। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम। इसके बाद 1999 में आई उनकी फिल्म ताल भी सुपरहिट रही। वहीं साल 2000 का दशक घई के लिए काफी बुरा रहा। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नहीं चली, जैसे 2001 में आई यादें और 2005 में रिलीज हुई कृष्णा। चाल से चाल मिला, ताल से ताल। इसके बाद सुभाष घई ने 3 साल के लिए डायरेक्शन से ब्रेक ले लिया और प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने ऐतराज, इकबाल, 36 चाइना टाउन और अपना सपना, मनी मनी जैसी फिल्में प्रोड्यूस की। 2006 में उन्होंने मुंबई में फिल्म इंस्टीट्यूट खोला, जिसका नाम है व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल। ये संस्थान दुनिया के टॉप 10 फिल्मी इंस्टीट्यूट्स में शामिल किया जाता है। सुभाष घई ने बताया था कि दिलीप कुमार के सजेशन पर ही उन्होंने ये स्कूल खोला था। डायरेक्शन से ब्रेक लेने के बाद 2008 में सुभाष घई ने एक बार फिर वापसी की और ब्लैक एंड व्हाइट रिलीज की। इसके बाद फिल्म युवराज लेकर आए। दोनों ही फिल्मों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो। इसके बाद 2014 में फिल्म कांची के जरिए बतौर निर्देशक घई ने कमबैक किया, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खास असर नहीं दिखा सकी। साल 2002 में उनकी फिल्म 36 फार्म हाउस रिलीज हुई, जिसे उन्होंने लिखा और प्रोड्यूस किया है। अब बात उस वाकये की जब सुपरस्टार धर्मेंद्र ने भरे सेट पर सुभाष घई की पिटाई कर दी थी। दरअसल साल 1981 में सुभाष घई एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था क्रोधी। इस फिल्म में शशि कपूर, जीनत अमान, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड रोल में थे।
इस फिल्म में एक सीन में सुभाष घई हेमा मालिनी को बिकनी पहनाना चाहते थे। ये सुनकर हेमा मालिनी ने इस सीन को करने से साफ मना कर दिया था, लेकिन सुभाष घई नहीं माने। उन्होंने हेमा को बिकनी पहनाने पर खूब जोर डाला। इससे हेमा नाराज हो गई। उस दौरान धर्मेंद्र हेमा मालिनी से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। ये बात जब धर्मपाजी को पता लगी तो फिर क्या था, धर्मेंद्र सेट पर जाकर सुभाष घई को मारना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि सुभाष घई को धर्मेंद्र ने कई सारे तमाचे जड़े थे। खैर, बाद में वो सीन हेमा मालिनी ने रिवीलिंग ड्रेस पहनकर शूट किया था। मेरी उम्र के नौजवानों। इसके अलावा एक बार और सुभाष घई को ऐसी ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था जब बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से भी शोमैन घई को थप्पड़ खाने पड़े थे। ये सामने आया था 2002 में। दरअसल एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए सलमान खान ने कहा था कि उन्होंने कभी ऐश्वर्या पर हाथ नहीं उठाया, उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ सुभाष घई पर हाथ उठाया है। उन्होंने इस दौरान बताया कि सुभाष घई ने उनके और ऐश्वर्या राय को लेकर एक पार्टी में कुछ ऐसी बात कही थी जिससे सलमान खान भड़क गए थे और उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद नशे में सुभाष घई ने उन्हें चप्पल फेंक कर मारने की कोशिश की थी और वहां खाने की प्लेटें भी तोड़ी थी। सलमान खान ने उस दौरान ये भी कहा था कि उनके लिए ये बहुत शर्मनाक बात थी। बाद में सलमान ने उनके घर जाकर माफी भी मांगी थी। सुभाष घई अपने दौर के लगभग सभी दिग्गज स्टार्स को लेकर फिल्में बनाई हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ एक भी फिल्म नहीं की। इसकी एक खास वजह है। दरअसल एक बार सुभाष घई ने अमिताभ को लेकर फिल्म देवा बनाने का अनाउंसमेंट किया था। फिल्म का मुहूर्त भी धूमधाम से हुआ। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो एक दिन अमिताभ ने स्क्रिप्ट की कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए अपने असिस्टेंट को सुभाष घई को बुलाने के लिए भेजा। जब असिस्टेंट सुभाष घई को जाकर बोला कि आपको अमिताभ जी बुला रहे हैं, ये बात सुनकर घई ने जवाब दिया कि अमिताभ जी से जाकर कह दो कि अगर कुछ डिस्कस करना है तो वो खुद मेरे पास आए। जब असिस्टेंट ने अमिताभ को जाकर ये बात बताई तो वो शूटिंग छोड़कर चले गए। इस तरह ईगो क्लैश की वजह से दोनों ने साथ फिर कभी काम नहीं किया। आपको ये दिलचस्प बात शायद ना पता हो कि सुभाष अपनी हर फिल्म में स्क्रीन पर जरूर नजर आते हैं, भले ही चंद सेकंड के लिए दिखाई दें। सुभाष घई दिलीप कुमार को अपना गुरु मानते थे और 3 फिल्मों में उन्होंने एक साथ काम किया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक समय था जब एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन बरखा रॉय संग सुभाष घई का नाम जुड़ा था, लेकिन 1970 में सुभाष घई ने पुणे की एक लड़की रेहाना से शादी की थी जिसे मुक्ता घई के नाम से जाना गया। उनकी 2 बेटियां हैं, मेघना घई और मुस्कान घई। मेघना अपने पापा के इंस्टीट्यूट की प्रेसिडेंट है। खबरों के मुताबिक सुभाष ने मेघना को गोद लिया था और उनकी शादी प्रोड्यूसर राहुल पुरी से हुई है। सिनेमा को दिए योगदान के लिए 2022 में घई को फिल्मफेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हम उनके सेहतमंद जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को वो अपना योगदान देते रहेंगे। इस पेशकश में आज बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।